जय हिंद दोस्तों। बुर्का आज के दिन जिस तरीके से विवाद है और इस विवाद को अगर आप देखेंगे तो एकदम से आप देखेंगे कि पूरा ऐसा लगा जैसे पूरा हिंदुस्तान जो है वो उठ खड़ा हुआ भारत सरकार के खिलाफ, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह फिर दोबारा से वो शाहीन बाग से लेकर दूसरे मामले उठ खड़े हुए। और उन मामलों को यदि देखा जाए तो हालात जो हैं वो दिन पर दिन ऐसे बनते जा रहे हैं कि कभी भी एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में जब अलग अलग जगह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो उसके ऊपर कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं या कहीं और ही कहानी इसकी जा रही है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये कि अगर आप लोग IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल के अंदर हम NCERT का एक कंसेप्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर 500 रुपीज़ पर मंथ में हम आपको NCERT के क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ज्योग्राफी का बैच अभी स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर NCERT की 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी कंसेप्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ में NCERT के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी है, मतलब मैपिंग भी साथ में करवाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच से जुड़िए ताकि आपको फ़ायदा हो इस मामले में। दोस्तों, आज मैं एक अलग टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहा हूं और टॉपिक है बुर्का के अंदर क्या बुर्का असलियत में मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनाने की एक साजिश है। तो टॉपिक समझिए, असलियत में किस तरीके से ये साजिश है इसे समझिएगा कि अगर मोटे तौर पर देखें तो हमेशा वुमेन यानी जो महिला है वो पुरुषों के निशाने पर उसके अधिकार यानी राइट्स हमेशा रहते हैं। अब वो उसके राइट्स यानी अधिकार किस तरीके से रहते हैं वो समझिए। महिला यानी वुमेन जो है उसके सबसे पहले राइट्स यहाँ ये शुरू होते हैं कि अगर आप ऋग्वेद के अंदर देखते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन्स को इक्वल राइट्स थे इंडियन सोसाइटी के अंदर। भले ही ट्राइबल पॉलिटी थी, भले ही ट्राइबल पॉलिटी थी, जो आदिवासी समाज था वो था, या यूँ कहें कबीलाई समाज था, लेकिन वुमेन के राइट्स बहुत ज़्यादा बराबर के थे, बहुत अच्छे राइट्स थे, इक्वल राइट्स को देखा गया। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड के अंदर यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर अगर आप देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि वुमेन के राइट्स जो हैं वो डिग्रेड होना शुरू हुए। बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक तरफ तो वुमेन को देवी का रूप, वुमेन जो था, वुमेन जो है, महिला जो है, उसे देवी यानी गॉडेस के रूप में आगे बढ़ाया गया कि आप देवी का स्वरूप हैं। आपको उसे, वुमेन को आप ऑनर के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि वुमेन को मेन की प्रॉपर्टी बना दिया गया। अब जैसे ही वुमेन को मेन की प्रॉपर्टी बनाओगे, जैसे ही महिला को पुरुष की संपत्ति के रूप में आपने स्थापित कर दिया, महिला को पुरुष की संपत्ति के रूप में आपने स्थापित कर दिया, वहीं से औरतों के जो अधिकार हैं, पावर, जो राइट्स हैं, उनका हनन होना शुरू हो गया। एक तरफ तो आप उसको हाई वैल्यू के रूप में एस्टेब्लिश कर देते हैं, हाई वैल्यू के रूप में एस्टेब्लिश कर देते हैं, बहुत ऊंचे जो अधिकार हैं उसके रूप में आपने एस्टेब्लिश उसे कर दिया। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इन्हीं महिलाओं के साथ आप बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। जब आप उनके हाई वैल्यूज़ और हाई स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश कर देते हैं, हाई वैल्यूज़ और हाई स्टैंडर्ड्स को जैसे ही आपने इस्टेब्लिश किया, उसके बाद कहीं ना कहीं मेल जो मेंबर होता है फैमिली का, वो पूरी कोशिश करता है फीमेल को ऑप्रेस करने की या सप्रेस करने की यानी दबाने की। कैसे? उसके हर राइट को जब छीन लिया जाता है, उसके हर अधिकार को जब आप छीनना शुरू कर देते हैं तो उसका सबसे पहली कोशिश ये होती है कि उस वुमेन जो एक कॉमन वुमेन है, आम औरत है, कॉमन वुमेन यानी आम औरत जो है, उस आम औरत को सीधा सीधा आप कंपैरिजन करेंगे,
आप इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी आप इसकी तुलना करते हैं उन गॉडेसेस से। ये दुनिया के हर समाज में होता है। जब आप उस महान मतलब एक साधारण औरत को महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिला के साथ तुलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मेल को इसके कंपैरिजन के बाद इस कॉमन वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस करने का एक वायलेंस करने का एक मौका मिल जाता है, हिंसा करने का एक मौका मिल जाता है। यानी वो इसके एग्जाम्पल्स लेके इनको एग्जाम्पल सेट करके महिला को पिटाई करेगा, उसको पनिश करेगा, उसका ऑपरेशन करेगा, उसका सप्रेशन करेगा, बार बार उसे याद दिलाया जाएगा कि पति है, मार दिया तो क्या हुआ, वगैरह टाइप की बातें। और उसके बाद सारे राइट्स धीरे धीरे आदमियों के पास जाने शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मली एंशियंट सोसाइटीज़ में है। मैं यहाँ पर इस्लाम के अंदर जो भी पुरानी रीतियाँ हैं उनका डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर कम्युनिटी जो है वो अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है, वो उस डेप्थ को नहीं समझ पाएगी। इसीलिए मैंने जो रेफरेंस थे वो हिंदू कम्युनिटी से लिए, ताकि पहले जो होता था उसका रिफॉर्म क्या हुआ। अब जब इस तरीके का होता है तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बातचीत शुरू हुई, और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि महिला सशक्तिकरण की जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो इस वुमेन एम्पावरमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि महिलाओं को शक्ति देना। यहाँ मेरा मानना यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट और उसके बाद एंटी डोवरी जो लॉज थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एंटी डॉवरी लॉज ने कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं को सशक्त किया। और एक समय ऐसा आया जो हिंदू महिलाएं हिंदू पुरुषों के लगभग समान अधिकारों को एंजॉय कर रही हैं, उनके पास वैसे ही काफ़ी हद तक अधिकार हैं, जिसका लाभ सामान्य तौर पर ये मिलता है कि उस लाभ का मतलब उस जिसका लाभ सामान्य तौर पर ये मिलता है कि असलियत में चाहे आज के दिन ऐसा तो होगा नहीं कि हिंदू महिला को 3 बार तलाक दे के घर से निकाल दिया गया या फिर उसकी कोर्ट में ना सुनवाई हो, कुछ भी हो। इसका असर ये हुआ, जो पब्लिक थी, हिंदू जनता थी, वो पढ़ी लिखी निकलने लगी। अब निकलने लगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना, तो उसमें बराबरी होती है, तो अच्छा निकल के आता है। और परिवार की जो धुरी है वो महिला के हाथ में होती है, पुरुष के हाथ में कभी नहीं होती। पुरुष के हाथ में महिला परिवार की धुरी होती है, महिला के हाथ में पुरुष के हाथ में परिवार की धुरी कभी नहीं होती। ये सारी धुरी, ये सारे काम महिलाओं के हाथ में होते हैं। परिवार महिला से चलता है, पुरुष से नहीं चलता। पुरुष कमाने के अलावा कुछ नहीं करता। नतीजा उसका क्या होता है कि परिवार अगर आपने बनाना है, देश बनाना है, तो देश कहाँ से शुरू होगा? परिवार से। और परिवार का जो सेंटर है वो वुमेन, महिला। और अगर महिला ढंग से काम एडजस्ट नहीं कर पा रही है या उसको आपने अधिकार नहीं दिए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हालात खराब कर रहे हो देश के। अब आ जाते हैं मुस्लिम वुमेन्स के, और इस मुस्लिम वुमेन्स के मामले में, मुस्लिम वुमेन के मामले में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो मुस्लिम वुमेन है उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, मुस्लिम वुमेन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भाई आप समझिए इस चीज़ को, मुस्लिम वुमेन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बुर्के के ऊपर आज के दिन लड़ना है। ठीक है, ये बुर्का आपका राइट है, ये आपको समझाया जा रहा है कि बुर्का पहनना राइट है। लेकिन यहां मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आपको अभी कहा गया कि बुर्का पहनना मेरा अधिकार है, सर ढकना मेरा अधिकार है, सर, हाथ, पैर यानी किसी पर पुरुष को मेरा चेहरे का कोई हिस्सा ना दिखाई दे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर दिए गए, उच्च प्रतिमान स्थापित कर दिए गए, और उसी हाई स्टैंडर्ड्स यानी उच्च प्रतिमान के चलते अब आम महिला को ये राइट्स के नाम पर असलियत में ये कंपल्शन बना दिया गया, कंपल्शन बना दिया गया, कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया। ये समझिए,
असलियत में अधिकार जब तक है हम मानते हैं, लेकिन क्या उस अधिकार के पीछे की छिपी हुई मानसिकता को महिलाएं समझ पा रही हैं? आंसर है, इस अधिकार के पीछे छिपी उस मानसिकता को मुस्लिम महिलाएं नहीं समझ पा रही। ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उसकी मानसिकता, उसके पीछे छिपी मानसिकता को समझ ही नहीं पा रही। यहां असलियत में अभी अधिकार की बात की जा रही है, उसी अधिकार को किस समय पर यह दबाव बना दिया जाएगा, जोर जबरदस्ती करके। जो महिला बुर्का नहीं पहनना चाहेगी उसे भी पीट पीट के बुर्का पहनाया जाएगा और वहां से उसको रूल बना दिया जाएगा कि भाई ये मेरे धर्म का हिस्सा है और महिला अगर बुर्का नहीं पहनेगी तो पिटाई हो सकती है। वहीं से तालिबान रूल निकल कर आएगा, यहीं से तालिबान रूल निकल कर आएगा। तालिबान रूल क्या है इसे समझिए आप। तालिबान रूल में महिलाओं का अधिकार, राइट्स क्या हैं? वहां पर महिला को कोई राइट है ही नहीं। और तालिबान रूल में है कौन? प्रीस्टली क्लास। प्रीस्टली क्लास पुजारी वर्ग है। प्रीस्टली क्लास, ये पुजारी मतलब यहां वो प्रीस्टली क्लास है मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी, उलेमा, जो धर्म के नाम पर वायलेंस को अपने हाथ में, धर्म के नाम पर पावर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो आपके घर की छोटी छोटी बातों को डिसाइड करना चाहते हैं। और जब वो छोटी छोटी बातों को डिसाइड करना चाहते हैं, आप ही के अकॉर्डिंग सारे काम करना चाहेंगे तो होगा क्या? ये जो मौलाना है हर चीज जो है अपने अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, तो अब वो पुरुषों को भड़काएंगे कि देखो महिला का ये अधिकार है कि बुर्का पहन के चले, दूसरा आदमी उसको ना देख पाए। तो उसके बाद अब वो पुरुष उस महिला के ऊपर हमेशा दबाव बना के रखेगा कि तूने अगर बुर्का नहीं पहनना तो पिटाई हो जाएगी, तूने अगर बुर्का नहीं पहना तो पिटाई हो जाएगी। यानी वो अधिकार कब दबाव बन गया और कब रूल बन गया और कब तालिबान जैसे लोग इनको सड़क पर पीट के, पकड़ के पीटेंगे कि तूने बुर्का ढंग से नहीं पहना, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे पैर दिख रहे थे, तूने बुर्का ढंग से नहीं पहना, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे हाथ दिख रहे थे, उंगलियां काट दी जाती हैं। सऊदी अरेबिया में ऐसे रूल्स रहे हैं। अब असलियत में ये अपनी ही गुलामी को निमंत्रण देना तो है। महिलाएं बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये अधिकार की लड़ाई कम और आपकी स्वतंत्रता को छीनने की लड़ाई ज्यादा बन चुकी है। असलियत में जो भी गवर्नमेंट ने किया वो ट्रिपल तलाक के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? ट्रिपल तलाक के मामले में सबसे महत्वपूर्ण काम सरकार ने ये किया कि ट्रिपल तलाक अगर कोई खड़े खड़े देगा तो उस पर प्रतिबंध लगा दे, उसको उठा के जेल भेजा जा सकता है। अब क्योंकि उसको जेल भेजा जा सकता है तो महिलाओं को यहां अधिकार मिला, महिलाओं ने यहां सुरक्षित महसूस करना शुरू किया। अब 2 बार देखिए, जब से ट्रिपल तलाक मामला आया है, पहला जो मुस्लिम्स का एक इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट था वो शाहीन बाग में देखने को मिला। शाहीन बाग में महिलाओं को आगे कर दिया गया ताकि महिलाओं को लगे कि ये लड़ाई उनकी है और मोदी सरकार के पक्ष में जो ये लेडीज जा रही थी उसके विरोध में चले जाएं। और दूसरा, अब जानबूझकर ये बुर्का इशू उठाया गया और बुर्का इशू को ये डिक्लेयर किया गया कि ये महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है, वास्तव में महिलाओं की गुलामी की लड़ाई है, महिलाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और मोदी सरकार इस समय जो रिस्पॉन्स यहाँ इस मामले में जो रिफॉर्म यानी सुधार करती हुई नजर आ रही है, उसके सुधारों को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है, उसके सुधारों को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में आ गई? अब ऐसी सिचुएशन में जब उसके सुधारों को पलीता लगाने की कोशिश की जा रही है तो आप खुद अंदाजा लगा कर देख लीजिए यहां पर मामला क्या खराब है। ये बहुत बुरी षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से मुस्लिम महिलाओं को बचना चाहिए। आपकी आज़ादी की लड़ाई है। और रही बात स्कूल के अंदर, स्कूल में सब बच्चे एक जैसी ड्रेस पहन के आए तो बहुत अच्छा है। स्कूल के अंदर कौन पर पुरुष, गुरु सबका समान है, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और बच्चे ही तो हैं। अगर वो एक जैसी शक्ल ड्रेस पहनकर स्कूल में जाएंगे तो उन्हें धर्म का अंतर की जगह धर्म समझ में आएगा, और जब उन्हें धर्म समझ में आएगा तो वो वहीं से तो देश का विकास होगा। बाहर पहन के घूमने को किसने मना किया है?
तो इस चीज़ को समझें कि असलियत में कहीं ये आज़ादी की लड़ाई की जगह, बुर्के की आज़ादी की लड़ाई की जगह, कहीं आपकी आज़ादी छीनने का षड्यंत्र तो नहीं। धन्यवाद।